पुनः प्रणाम आज के इस सेशन में। और आप सभी से निवेदन, कमर गर्दन सीधी करेंगे। मन को स्वस्थ, मन को स्थिर और संतुलित करते हुए ये भावना कि आज जो भी हम सीखेंगे उससे न सिर्फ हमारा कल्याण हो बल्कि उसको हम जन जन तक पहुंचाएं, उसे अपने जीवन में धारण करें। और गायत्री मंत्र के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र, महामंत्र, वो दिव्य मंत्र जो हमें राह दिखाता है, जो हमारे अंदर विवेक और प्रज्ञा का जागरण करता है। गायत्री महामंत्र एक ऐसा मात्र मंत्र जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों की गति को जो है वो बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। सद्बुद्धि की प्रार्थना सभी के लिए इस भावना के साथ गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं। और आज का जो विषय है हमारा वो है भावनात्मक विकास। और वैसे हमारा जो मेन टॉपिक है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगी, पर उससे पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। पहला प्रश्न ये कि आप सभी ने क्या इंटेलिजेंस का नाम सुना है? इंटेलिजेंस, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस, आईक्यू। आईक्यू बिल्कुल सही। इंटेलिजेंस क्वेश्चन इसी तरीके से होता है, ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आईक्यू होता है वैसे ईक्यू होता है। अब आप पहले ये बताएं कि आईक्यू ज्यादा जरूरी है या ईक्यू ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी कौन सा है? मतलब आईक्यू। इसका मात्रा में ज्यादा होना ज्यादा ईक्यू। जरूरी, ईक्यू। और साथ ईक्यू। में जो आप आंसर दे रहे हैं उसका हल्का सा ईक्यू। एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, वन लाइनर एक्सप्लेनेशन। क्यों कमलेश जी, क्यों आईक्यू ज्यादा बेहतर होना जरूरी है? ईक्यू कम होगा तो चलेगा? हाँ, आईक्यू नहीं होगा तो हम डेली मर्रा के काम भी नहीं कर पाएंगे। जैसे जो बच्चे रिटार्टेड होते हैं वो अपने काम को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। उनके साथ इमोशंस की भी कमी होती है। तो जी, बिना आईक्यू के ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, बहुत सारे बच्चों को ट्रीट किया है मैंने। हाँ जी। धन्यवाद दीदी। और आज के दिन, क्योंकि कमलेश जी ने जिक्र किया है, तो आज इंटरनेशनल जो है ऑटिज्म डे है। यानी कि जो बच्चे को ऑटिस्टिक जो चीज होती है, और इट इज अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ओनली। तो उसका भी आज दिवस है, और वो अवेयरनेस हम सभी को ला पाए उसके लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुणाल जी बताइए कि ईक्यू ज्यादा जरूरी क्यों है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तब तक मैं आपके साथ एक जो है पीपीटी शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही आपको ये शेयर हो जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको विजिबल है या नहीं। देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? अभी बफरिंग हो रहा है मैम। अभी नहीं मैम, अब दिख रहा है। अब दिख यस रहा है। विजिबल। अभी दिख रहा है। ठीक है, करते हैं शुरुआत। लेके प्रभु का नाम, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ प्लस EQ इज इक्वल टू सक्सेस। जो जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मायने रखती हैं। ठीक है। IQ जो कहीं ना कहीं हमारे समझ से, हमारे इंटेलिजेंस से मिल खाता है, और दूसरी जो चीज है EQ जो हमारे भावनात्मक विकास और भावनात्मक स्थिरता के बारे में बात करता है और उसकी समझ के बारे में। आइए चलते हैं अगले पे। यहाँ पे आप प्रधानमंत्री मोदी जी को देख पा रहे हैं, और कैसे हम रिलेट करेंगे इससे वो भी समझते हैं। ठीक है। योर IQ
योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आई क्यू। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि अगर हमारे अंदर समझ बहुत अच्छी है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हमारे अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हम बहुत इजीली सारी चीज़ों को कर पाते हैं, और साथ में हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, पर अगर आपका EQ अच्छा नहीं है, तो अंदर से वो जो भावना आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अंदर से जो भावना आती है कि हाँ मुझे अपनी नॉलेज को, अपने समझ को सही दिशा में लगाना है, वो उसकी कमी रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि योर आई कैन, यानी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये जो भावनात्मक स्थिरता है और जो भावनात्मक विकास व्यक्ति का होता है ये सोचते हुए, वो ज्यादा जरूरी है IQ से। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, पर फिर भी वहां पे इतने डेंजरस केसेस होते हैं, आप सभी को पता है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और इन सब चीजों में चले जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी, 90 अबव लाने के बावजूद भी, और गलत दिशा में भी चले जाते हैं। तो यानी कि EQ का डेवलप होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा आते हैं, लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा आती है, चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत सारा दुविधाएं, द्वंद्व और जाने क्या क्या हमारे हमेशा आते रहते हैं। उसमें हमारा रिएक्शन कैसा होता है वो बहुत जरूरी है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देख पा रहे हो, जिसके अंदर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ठीक से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो बच्चा है वो काफी परेशान है। दूसरे केस में भी छोटे छोटे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पहले तो बच्चों को पता भी नहीं था और बोलते भी नहीं थे वो कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे सिर दर्द हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, ये सब पहले सुनने को नहीं मिलता था। इसी तरीके से आप बीच में देख पा रहे हैं कुछ बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, और यहाँ पे पढ़ाई का जो स्ट्रेस है, और साथ में बच्चा फोन में लगा हुआ है, ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट सिनेरियोज दर्शा रही हैं। पर यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, आई लव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग्स माई फेवरेट, द स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रोंगर। इसका क्या मतलब है? नॉर्मल जिंदगी में, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारा जो मन होता है वो थोड़ा स्थिर रहता है, सारी चीजें हमारे अनुकूल हों तो हम बड़ी स्थिरता से सारी चीजें आराम से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, और हमें बहुत आनंद आता है। होता है ऐसा, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है, तो वो अनुकूलता है हमारे जीवन में। पर अगर कोई प्रतिकूलता आती है जो आप नहीं चाहते और वो हो जाता है, तो वहीं पे हमारा जो भावनात्मक स्तर है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। वहां पे हमारे इमोशंस, उसके अंदर हो सकता है एकदम से दुर्भावना आ जाए उन इमोशन में, हो सकता है क्रोध आ जाए, हो सकता है उन्माद जन्म ले जाए, हो सकता है कि वो सैडनेस की तरफ चला जाए, या फिर हमारे इमोशंस ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, क्रोध, इन सब चीजों से भी रिलेट खा सकते हैं। पर एक बात बताइए, जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है? सुबह से लेकर रात तक उन्हें इतना रगड़ा क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? कोई आंसर? मेंटली वो प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग करने करने के के लिए। लिए उनको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एकदम परफेक्ट। तो आप इसे इस नजरिए से सोचिए कि हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, क्या हम उसे ट्रेनिंग की तरह ले सकते हैं? क्या हम उन्हें इस प्रकार से दृष्टिकोण हम बदल सकते हैं उनके प्रति, कि ये एक और ऐसा सिनेरियो आया है, ऐसा फेज आया है जहां पे मुझे जो है बेहतर रूप से इसका सामना करते हुए खुद को मजबूत करना है, या फिर ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है स्ट्रेस के रूप में कि ये मेरे को और मजबूत करके जाएगी। ये जो दृष्टिकोण है, ये हमारी सृष्टि बदल देता है। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, आप में से किसी ने भी एडवेंचर कैंप या ऐसा कुछ एडवेंचरस काम किया है क्या? कभी पहाड़ चढ़ना, या फिर रिवर राफ्टिंग, या ऐसा कुछ? या आपको लगा हो कि हाँ यस मैम। ये किया है? बिल्कुल ठीक है, कुणाल जी मिश्रा जी, मैम मैंने भी किया है। आपने भी किया है। तो जब आपने वो किया तो उसके अंदर क्या लाइफ रिस्क टेकिंग रहता है? होता है ना हम्म। कहीं लाइफ रिस्क रहता है, पर उसे हम बहुत खुशी के साथ करते हैं। वहां पे तो छोटी मोटी समस्या तो होती नहीं है, जैसे टाइम पे हम पहुंचे नहीं ऑफिस में, या फिर टाइम पे हमने काम नहीं किया, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें। वहां पे तो आप लाइफ की रिस्क के साथ एडवेंचर करते हैं और बहुत खुशी खुशी करते हैं।
और जब लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है वहां पे हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सारा जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं हमारे भावों का, हमारी दृष्टि का और हमारे पर्सपेक्टिव का है। तो जैसे ही आप इस लाइफ को एडवेंचर की तरह लेना शुरू करेंगे, खेल की तरह लेना शुरू करेंगे, और हर आने वाली समस्या या चैलेंज को ये मान के चलेंगे कि ये हमारे भले के लिए आ रही है, और वो भला क्या होगा? चैलेंज के बाद निखार आता है, तप के बाद निखार आता है, तप के बाद शुद्धि होती है। जब चीज तपती है, किसी ट्रेनिंग से गुजरती है, तो वो एक बड़े मुकाम को हासिल करता है। और एक और बड़ी चीज कि जब शुद्धि होगी तभी हम योग के पथ पर आगे बढ़ेंगे। यानी कि हमारी जिंदगी में, जीवन में जितनी भी चीजें स्ट्रेस के तौर पे आती हैं, चैलेंजेस के तौर पे आती हैं, तो मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, नहीं आ रही है प्रॉपर। प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो फिर जितनी यस मैम। आती हैं वो हमारे ट्रेनिंग के लिए आती है। इसके चार फायदे और हैं योग की भाषा में अगर हम समझे तो। पहला फायदा, आपके सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस के ये कुछ भाग हैं, इसको मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको भावनात्मक विकास करना है और भावनात्मक रूप से बेहतर होना है, तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, खुद को समझना, हमारे विचारों को, हमारे भावों का, उनको हमें परीक्षण करना है, उनको परखना है। और वो कैसे हो सकता है? जब हम स्वयं के साथ बैठेंगे या स्वाध्याय करेंगे। उस समय पे आपको ये नोटिस करना है कि अगर आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति हल्की सी भी ईर्ष्या ने जन्म लिया, तो वो किस क्षण में जन्म लिया और वो किस पल की है। अगर आपके मन में क्रोध ने जन्म लिया, तो वो भाव कैसा है। जैसे ही आप ये अवेयर हो जाएंगे कि हाँ मेरे अंदर ये वाला भाव जो है, और हमें पता है कि ये नकारात्मक भाव है और ये हमारी गति और सद्गति में रुकावट डालेगा, तो वहीं पे पहला काम पूरा हो जाता है। वो होता है एनालिसिस का, डायग्नोसिस का। किसी को कोई बीमारी होती है और तुरंत अगर ब्लड टेस्ट में पकड़ में आ गई, वो पहला काम है। तभी संतुष्टि हो जाएगी, चलो पता चल गया, है ना। तो जैसे ही हमारे मन में कोई भी ऐसा द्वंद या दुर्विचार या फिर ऐसी कोई भी चीज उठी, और जैसे ही हम अवेयर हो जाते हैं खुद के प्रति, विचारों के प्रति और भावनाओं के प्रति, तो पहला काम हो गया डायग्नोसिस, कि हाँ ये भाव आया। और योग क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो क्लेश से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पंच क्लेश ही हैं सारे दुखों का कारण। और उस पंच क्लेश में यदि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में से कुछ भी आया, तो तुरंत अगर पकड़ में आ गया तो उस पे काम किया जा सकता है। अगर जो कल्प्रिट है या फिर जहां पे प्रॉब्लम है वो पकड़ में आ गई, तो उसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे बस तीन चीजें और लिखी हुई हैं: इमोशनल अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। यानी कि आप अवेयर होंगे, और एक और चीज जो हमें करनी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। विश्वास, विश्वास, श्रद्धा, ये दोनों थोड़ी सी भिन्नता के साथ हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिमिलर भी हैं। विश्वास होता है ट्रस्ट, फेथ, स्वयं पर, अपने कर्म पर, अपने शरीर की शक्ति पर, अपने मन की शक्ति पर। और साथ में अगर इसको दूसरे भाषा में समझा जाए, या फिर यूं कहो कि इसे थोड़ा और अपर लेवल, विश्वास ईश्वर पर, भगवान पर, आपके इष्ट पर, उस परम शक्ति पर। फिर आता है विश्वास आपके आसपास के लोगों पर, क्योंकि जहां पे विश्वास होगा वहीं पे चीजें बेहतर रूप से आगे कार्यान्वित हो पाएंगी। ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आदरणीय चिन्मय भैया देते हैं, कि अगर कोई एक सर्जन है, एक डॉक्टर है, सर्जरी करता है, उसे अगर अपनी सर्जरी पे विश्वास नहीं है, तो उसकी टेबल पे कोई लेटेगा क्या? सर्जरी टेबल पे हमें अगर पता चल जाए कि उसे विश्वास नहीं है, और जैसे ही वो ऐसा होगा, उसकी टेबल पे कोई नहीं लेटेगा। इस तरीके से मैंने भी आसपास कुछ जगह पर नोटिस किया है कि जो नर्स है जिसे इंजेक्शन लगाना अच्छे से आता है, फिर भी जो उसकी जो सखी है या उसकी जो दोस्त है जो उसके साथ रहती है, वो उससे नहीं लगवाएगी। क्योंकि कहाँ, वहां पे विश्वास का जो है हल्का सा डाउट आ जाता है। संशय रहित जहां पे हम हो जाएंगे, वहां पे समर्पण पूर्ण हो जाएगा। संशय रहित, समर्पण पूर्ण।
तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मैं कह रही थी कि श्रद्धा और विश्वास में हल्का सा लाइन का अंतर है, वो ये है कि श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास प्लस समर्पण। हम जब श्राद्ध अर्पित करते हैं तो वो शब्द भी श्रद्धा से ही निकला है। हम एक तरीके से उन्हें धन्यवाद, उनके प्रति ग्रेटफुल होते हैं, आभारी होते हैं, कृतज्ञता होती है, उसे हम कहते हैं श्रद्धा। और विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। दूसरा है सोशल अवेयरनेस। हमारे आस पास के लोगों के साथ हमारा व्यवहार, हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति अवेयरनेस, इसके प्रति जागरूकता। ठीक है। ये कैसे होगी? जब आप नोटिस करेंगे आसपास के लोगों को, देखते हुए, जानते हुए, बोलते हुए, उसके बाद अपने भावों को भी साथ में आप एनालिसिस कर रहे हो। यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई हैं: एम्पथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस और सर्विस ओरिएंटेशन। एम्पथी, एम्पथी का जो मीनिंग होता है उसे कहते हैं समानुभूति। और इसके साथ एक और शब्द आपने शायद सुना होगा जिसका नाम है सिंपथी। उसका अर्थ होता है सहानुभूति। ठीक है। सहानुभूति या सिंपथी का मतलब होता है कि आप एक भावना व्यक्त करते हैं अगर कोई किसी कष्ट से गुजर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने देखा कि आपका जो दोस्त है उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ और आप ऐसे बोल रहे हैं, अरे बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बस आप क्या है, अपनी जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, दैट इज सिंपथी, सहानुभूति उनके साथ व्यक्त कर रहे हैं। पर समानुभूति का अर्थ या एम्पथी का अर्थ है कि आप उसके कष्ट को अपने कष्ट के समान समझ पा रहे हो, यानी कि खुद से अनुभव कर पा रहे हो। बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में कहते हैं पुटिंग योर लेग इनटू अदर शूज। दूसरे के जूते में जो जब आप अपना पैर डालेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ, जूते में कोई खराबी है, और वो जो कष्ट महसूस कर रहा है वो आप महसूस कर पाएंगे। इंग्लिश का एक तरीके से रेफरेंस है। तो हाँ जी। तो एम्पति का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। आप जहां भी काम करते हो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर फैमिली भी एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा अर्थ होता है कि बहुत सारे लोग या फिर एक चीजें जो ऑर्गेनाइज तरीके से है। ठीक है। तो फैमिली के प्रति अवेयरनेस, लोगों के जो आपके संबंध हैं, उनके कर्तव्य, आपके कर्तव्य, क्या उनका निर्वहन सही से हो पा रहा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन समझदार है, किसका किस में इंटरेस्ट है, किसे क्या पसंद है, किसे ना पसंद है, ये सारी चीजों की हल्की फुल्की जानकारी होना, और साथ ही साथ में ये भी समझना कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और तीसरा है सर्विस ओरिएंटेशन, जिसका मतलब होता है कि हमारा सेवा भाव हमेशा रहे। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि एक आपने प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुना होगा कि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो जन सेवक हूँ, है ना। यानी कि जब आप एक सेवक की तरह कार्य करते हैं, एक वॉलेंटियर की तरह कार्य करते हैं, स्वयं सेवक की तरह या सेवक की तरह, तो कहीं ना कहीं आपके जो भावनाएं हैं वो साथ में जमीन से जुड़ी भी हुई हैं, भले ही आप किसी भी स्तर पे हो। तो आपका सेवा की भावना रहनी चाहिए। तीसरा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेवलपिंग अदर्स, इंस्पिरेशनल लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यानी कि संबंध। ठीक है। संबंध किसी के साथ भी, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, दोस्त सखा के साथ, या फिर पत्नी के साथ, पति के साथ, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, हर जगह कहीं ना कहीं एक संबंध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और संबंध भावनात्मक स्तर पर अच्छा होने से बेहतर ग्रो करता है। वो कैसे होगा? जब आपके अंदर रिस्पेक्ट होगी। पहली चीज, सबसे पहली चीज आती है रिस्पेक्ट। दूसरी चीज, जब आप ऊपर वाली एम्पैथी भी इसके अंदर आएगी। आजकल तो रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसा भी बोलते हैं कि पहले हम चीजों को, लाइक अर्लियर वी यूज टू यूज द थिंग्स एंड वैल्यू द रिलेशनशिप। ठीक है, पहले हम रिलेशनशिप को वैल्यू करते थे और चीजों को यूज करते थे। पर अब क्या हो रहा है,
हम रिलेशनशिप को यूज कर रहे हैं और चीजों को वैल्यू दे रहे हैं। उल्टा हो गया है। ठीक है। तो लोग संबंधों में कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं। पिता है तो हमें क्या है, उनकी बिजनेस का पार्ट होने का मौका मिलेगा। जो बच्चे हैं वो सोचेंगे अरे पापा का बिजनेस है, चला लेंगे, हमें क्या जरूरत है जॉब वगैरह करने की या पढ़ने की। तो रिलेशनशिप में आप यूज जो वर्ड है वो काफी आप देखने लगे हो। ठीक है। इसके अंदर कम्युनिकेशन भी आता है। और आजकल इतना ज्यादा फोन में लोग घुस गए हैं, इतना ज्यादा वर्चुअल एक्टिव हो गए हैं कि असली लोगों से किस लिहाज से और किस तरीके से बात करी जाती है वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप असल जिंदगी में लोगों के साथ वार्तालाप बेहतर तरीके से करें। फिर है डेवलपिंग अदर्स, दूसरों की ग्रोथ में सहायक होना। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो रिलेशनशिप खराब होगा ही होगा। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं देने के भाव से बना है। जब आपके अंदर या आपके भाव, आपके अंदर जितने भी स्किल्स हैं वो अब जब देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप देवता हो जाते हैं। देवता जो शब्द है उसका अर्थ है जो देता है। जब द्रौपदी जी जब वनवास में पांडव जी थे और द्रौपदी जी थी, और आप सभी को वो जो हमारा अक्षय पात्र है उसकी थोड़ी सी स्टोरी याद होगी। और अक्षय पात्र में सिर्फ एक दाना बचा था। और श्री कृष्ण जब आए तो उन्होंने बोला मुझे तो बहुत भूख लगी है सखी, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो द्रौपदी जी ने ये नहीं कहा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, उन्होंने कहा मैं देखती हूँ, और अक्षय पात्र में केवल एक दाना था चावल का और उन्होंने उसे अर्पित किया, दिया। और वो एक दाना जो है वो पूरा अक्षय पात्र, पूरा भंडार बन गया। यानी कि जितने भी हमारे ऋषि आने वाले थे, दुर्वासा ऋषि और सभी आने वाले थे, जो कौरवों की एक तरीके से षड्यंत्र था, तो उन सब का पेट भर गया। जैसे ही आप थोड़ा सा देते हैं, इन्वेस्ट भी कहीं थोड़ा सा करते हैं तो मल्टीप्लाई होके आता है। तो रिलेशनशिप में आपका इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, यानी कि आपका देने का भाव बहुत जरूरी है। लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इससे पहले लीडरशिप भी है। इसको अभी फिलहाल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये बहुत डीप है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हर जगह हो सकता है, विचारों में भेद हो सकता है समझ ना पाए हो। पर जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदलेगा तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। जब आप ये समझ जाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर कुछ कहा तो उसके दृष्टिकोण से वो सही था, हमारे दृष्टिकोण से वो गलत हो सकता है, पर उसके दृष्टिकोण से वो सही था। और अगर कुछ गलत आपके प्रति कहा तो आप सोच सकते हैं कि ये तो गलत था ही नहीं, तो उसके प्रति आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा जो आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता, फिर से आपको उसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। और तीसरा केस वो जब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमें संबंधों को बेहतर बनाना है, तो आप पूर्ण प्रयास करेंगे कि आप प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि आपको पता है ये संबंध बहुत जरूरी है। और इसकी ग्रोथ ये छोटी मोटी नोक झोंक से खराब हो जाएगी। और जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम रही जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो इतना छोटा था कि उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो फोकस ये करना है कैसे बेहतर बनाया जा सके रेदर देन जल्दी जल्दी तोड़ा जा सके। लास्ट है सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, इनिशिएटिव और ऑप्टिमिज्म। कहीं ना कहीं इन सारे चीजों में सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब आपके पास कोई चीज होगी तभी तो आप दे पाएंगे ना। अब मैं पूछूंगी कमलेश जी आपके पास, आप मुझे पेन दे दीजिए, तो आप दे पाएंगे क्योंकि आपके हाथ में पेन है ना। पर अगर मैं आपसे कहूंगी कि आप मुझे गुलदस्ता दे दीजिए अभी, तो आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं कहाँ से दूं। सेम तरीके से यदि आप अपने भीतर वो प्रेम, वो उत्साह, वो साहस, वो धैर्य और ये सारे गुण अगर आप अपने भीतर उत्पन्न नहीं करेंगे तो आप दे क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं। और प्रेम तो अतः हम सागर हैं, अतः सागर है हमारे अंदर प्रेम का। तो हम दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय यदि देने पे अपना फोकस करें और खुद के डेवलपमेंट पे फोकस करें, खुद अपनी चीजों को बेहतर बनाने की, परिष्कार करने की कोशिश करें, तो आसपास की सारी चीजें सुलझती जाती। सेल्फ मैनेजमेंट, अपना समय, अपना ध्यान, अपना संयम। इसके अंदर आता है माइंड मैनेजमेंट,
मन का संयम, अर्थ मैनेजमेंट, मनी का संयम, टाइम मैनेजमेंट, समय का संयम, और साथ साथ में विचार संयम हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो ये सारे जो मैनेजमेंट हैं इससे सब कुछ बेहतर हो जाता है। दूसरा, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पे आपको भावनाओं को जो है पूरी तरीके से रोकना नहीं है, सब्लिमेट करना है। ठीक है, अब सब्लिमेट क्या होता है? वो जो हम सिगमंड फ्राइड पढ़ रहे थे उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दो डिफेंस मैकेनिज्म है, एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है सब्लिमेशन। दो मैं आज आपको बता दे रही हूँ क्योंकि वैसे भी हम वो पढ़ने ही वाले थे, तो शायद हो सकता है कि वो यहाँ पे जरूरी हो पढ़ना। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा आप में से कोई है जो जो जहाँ पे कार्य करता है वहां का जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा थक जाते हैं या फिर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है? होता है ऐसा कभी कभी? और जब भी होता है, क्या कभी भी या फिर अभी नहीं है या पहले ऐसा हुआ हो कि आपने कहीं और का क्रोध कहीं और निकाल दिया और फिर आपको आभास हुआ हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया? है ना? वो तो घर में बहुत होता है मैम। घर में बहुत। हस्बैंड का गुस्सा बच्चे को निकलता है, बच्चे को गुस्सा हस्बैंड पर घर में निकलता ही निकल जाता है मैम सारा। अच्छा। उन्हीं के सामने निकलता है, हाँ, जो जिनके साथ संबंध अच्छा है। पर वो समझ भी जाएंगे कि आज ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, है ना? जज नहीं करते मैम, फैमिली में कोई जज नहीं करते। फैमिली में कोई जज नहीं करते। ठीक है, पर आपके अंदर क्या भावनाएं आती हैं जब आप ऐसा कर देते हैं उसके बाद? कोई है। ग्लानि, गिल्ट हो कोई जाता है बाद रिग्रेट? में कि क्यों कहा हमने। हाँ। हाँ, होता है। ठीक है, तो ये जो बाद वाली दिक्कत है, रिग्रेट वाली, ग्लानि वाली, वो ना आए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम डिस्प्लेसमेंट की जगह सप्लीमेशन सीख जाएं। तो ये सीक्रेट भी आज हम रिवील कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल देना। ठीक है, वो तो अच्छा है कि हमारे परिवार वाले समझते हैं और कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि हाँ, हम जज नहीं करेंगे। पर जो हमारे अंदर वो भाव आया कि हमने कुछ गलत किया, वो नुकसान थोड़ा सा कर देता है। सब्लिमेट का अर्थ होता है उस जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है या क्रोध है उसे आप सही जगह पे निकाल दो या सही तरीके से निकाल दो। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हर चीज जो है वो ऊर्जा है। हमारी भावनाएं, हमारे कार्य, हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो ही एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। इसका मतलब ये है कि क्रोध भी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्रोध एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, और जो ऊर्जा है या एनर्जी है, अगर उसे हमने सही जगह लगा दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो जब भी क्रोध आए या फिर ये जो ऊर्जा है इसे अगर आप पुशअप्स करने में या फिर बॉडी ट्रेनिंग करने में लगा दें तो कैसा रहेगा? क्योंकि ऊर्जा तो है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने अपनी माता के रूप में देखा होगा या करते हुए भी देखा होगा। जब आपकी माता जी या फिर किसी भी महिला को, हो सकता है कोई मेल भी करते हो, उन्हें जब क्रोध आ रहा है तो उनके घर की सफाइयां शुरू हो जाती हैं। घर एकदम चमकाना शुरू कर देते हैं, ये इधर से साफ करो, उधर से साफ करो, सारे कपड़े धो दो। ऐसा देखा है कभी? या आप भी कभी करते होंगे? मैम ये तो ऐसा लग रहा है हमारे घर की बात चल रही कपड़े है। पूरे अच्छे साफ हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि आपने क्रोध को निकाला पर व्यक्ति के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दिया, और साथ में काम भी बन गया। यानी कि अपने क्रोध को सही जगह निकाल दिया तो उससे फायदा ले लिया आपने उस एनर्जी का। बॉक्सिंग वगैरह में सिखाते हैं कि जब कोई इस तरीके से मुक्का मारता है, और मार्शल आर्ट्स में भी, तो उसको उसी के फोर्स के साथ ऐसे पकड़ के खींच के गिरा दिया जा सकता है। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? यानी कि आपने उसी की एनर्जी को यूज कर लिया अपने फायदे के लिए। तो जब भी क्रोध आए तो उस एनर्जी को थोड़ा अपने फायदे के लिए यूज करना सीखिए। सफाई कर सकते हैं, या फिर पुशअप्स कर सकते हैं, या फिर बाहर रनिंग के लिए जा सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, पहले तो पानी वगैरह पी सकते हैं। ये सारे जो तरीके हैं, अपनी सांस पे ध्यान देके रिलैक्स कर सकते हैं। निकालना जरूरी है, मैं नहीं कह रही दबा के रखना है, निकालो, बहुत जरूरी है। पर है। जगह भी चेंज कर सकते हैं, जगह स्पेस भी चेंज कर चेंज करते सकते हैं ना, हैं। जिससे कि हमारी ये हाँ, बहुत आपको जल्दी ये से निकल कोप जाता है गुस्सा। कोप भवन ढूंढ सकते वो तो हैं। लास्ट का ऑप्शन है। वो तो हाँ, लास्ट का ऑप्शन है। पहले अलाउड नहीं होता था। पहले के द्वापर युग में भी अलाउड नहीं होता था कि आप कहीं भी गुस्सा कर सकें। तो जब क्रोध आया था, किनको क्रोध आया था? दशरथ जी की धर्म पत्नी को क्रोध जब कैकाई। आया था। हाँ जी, कैकाई। बताइए।
कई जी को, बिल्कुल। तो वो कोप भवन में गई थी। इसका मतलब ये है कि पहले पॉल्यूशन का अलाउड नहीं होता था कि आप यहाँ पे अपना थॉट पॉल्यूशन कर दो। आपको पर्टिकुलर जगह वहां पे जाना है और वहां पे अपना गुस्सा निकालना है। ठीक है, तो अपनी अपने घर की एनर्जी को घर आप अपना करें, एक जगह ढूंढ लें, ठीक है, जहां पे आप निकाल सकें, या कुछ धो डालें, जैसे कि कपड़े, लोग नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनिशिएटिव और ऑप्टिमिज्म, इसमें आशावादी होना बहुत आवश्यक तो गुस्से में खाना भी ज्यादा खा लेते हैं। है। गुस्से में खाना ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि एनर्जी चबाने में निकल जाती है। ठीक है, और फिर जब पेट ना में वो तो उसमें क्या खाना ओवर जाता ईटिंग है। होता है उसके कारण लोगों- जी कुमार जी। इसमें केस देखते हैं ना अपन, जैसे शहरों में तो गुस्सा आता है तो क्या ओवर ईटिंग करते हैं, खाते रहते हैं, तो उससे क्या मोटापा बढ़ जाता है। ये भी है, बिल्कुल सही है। तो वो भी वैसे तो नहीं करना तो चाहिए, कभी पर तो खाना कभी भी पूरे कुछ कपड़े ऐसा। धुल जाते हैं, सब हो जाता है, पर गुस्सा नहीं जाता है। तो हम उस पे काम करेंगे। क्रोध की जड़ जैसे ही वो आया, वहां पे अगर प्रेम की स्थापना हो जाएगी तो वो क्रोध नहीं आएगा। और उसकी स्थापना के लिए हम इतनी सारी क्लासेस, इतनी सारी साधनाएं, नवरात्रि की साधनाएं और जितना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका क्रोध का कारण ही नहीं रहेगा तो क्रोध नहीं आएगा। ठीक है। और क्रोध अगर आएगा भी तो ऊपरी सतह पर, अंदर सब कुछ स्थिर रहेगा, क्योंकि कई बार दिखाना भी पड़ता है क्रोध। ठीक है, जैसे शोइंग ऑफ पावर इज इम्पोर्टेंट। कई बार हो सकता है कि बच्चों को सिखाने के लिए वैसे तो क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है, पर ऊर्जा के साथ जब आप अगर ऊंची आवाज में भी बोलेंगे, पर अंदर आपके भावना जो है वो प्रेम की है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चों की भलाई के लिए अगर उन्हें डांट रही है, कोई बात नहीं, पर जब उनका क्रोध सामने आ रहा है, तो उसके अंदर मिलावट जो है वो प्रेम की है, उनके भले के लिए कर रही है। पर उनका मन स्थिर रहना चाहिए, एक आशावादी मन रहना चाहिए कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। जब आप प्रेम के साथ किसी को डांटते हैं तो वो बहुत अलग तरीके से होता है और आपका मन अंदर से स्थिर रहता है। ठीक है। कृष्ण ने भी थोड़ा आगे। सा हड़काया था अर्जुन जी को, तू लड़, अभी तो बहुत उन्माद हो गया, बहुत, नहीं मैं तो भीख मांग के जी लूंगा, नहीं हम लड़ेंगे नहीं, धर्म अधर्म के बीच में जब संशय आया था, तब कहीं ना कहीं क्रोध की, उस सात्विक क्रोध की, अभी सात्विक क्रोध तो खैर मैंने कभी सुना नहीं, ये शब्द क्यों निकला पता नहीं, पर कहीं इसका उद्देश्य सात्विक हो उस क्रोध का, तो वो क्रोध बेहतर भी है। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख पाए। पहले भी हमने डिस्कस किया था, रिएक्टिंग को रिस्पॉन्डिंग में हमें चेंज करना है। यानी कि जब आप रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं किसी के प्रति बिना सोचे समझे, और तुरंत क्रोध कर देते हैं, उसकी जगह रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का अर्थ होता है कि आप पहले सोचेंगे, समझेंगे क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है क्या इसे बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है, क्या थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि भाई आपने मेरे ऊपर जो ये ब्लेम लगाया है, इल्जाम लगाया है, जब उनका मूड अच्छा हो तब, वो ऐसा सही नहीं था, आपने मेरे को जो डांट दिया ना उसका, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने वो कार्य किया ही नहीं था, पर उस टाइम नहीं, बाद में जब उनका मन स्थिर हो। योगी का मन स्थिर होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए आते हैं हम इस एग्जाम्पल पे। तो इनका नाम है जेसिका कॉक्स। ठीक है, 1983 में इनका जन्म हुआ, और ये विश्व की पहली लाइसेंस्ड आर्मलेस पायलट हैं, यानी कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं, पर ये पायलट बन गई। पायलट ही नहीं, इन्होंने पहले शुरुआत करी मार्शल आर्ट से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर इनका जो जज्बा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक कोटेशन लिखी हुई है, लाइफ इज 10% वट हैपेंस टू यू। आपके साथ जो हो रहा है वो 10% है, पर आपकी जिंदगी उस पर निर्भर करती है 90% की, आप उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, आप उसके प्रति किस तरीके की सोचे समझे विवेक युक्त प्रतिक्रिया देते हैं, उस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है। तो जेसिका कोक्स, इनकी एक प्यारी सी वीडियो भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। ठीक है, और इन्होंने अपने जज्बे को जो है सलामत रखते हुए उस मुकाम को हासिल किया, जो कहा जा सकता है कि कैसे पॉसिबल है, कैसे कोई कर सकता है, और इतना कॉम्प्लेक्स जो है जो है प्लेन चलाना होता है, एंड शी डिड इट सक्सेसफुली।
यहाँ पे कुछ आपको गोल्डन रूल्स के साथ हम समाप्त करेंगे। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। अगर हमारे अंदर कोई कमी है या अच्छाई है, उसे स्वीकार करना जैसे हम हैं। ठीक है। लर्निंग टू एक्सेप्ट अदर्स एंड योर सेल्फ। अब इसका अपोजिट क्या है? एक्सपेक्टेशन। जिंदगी में जितने भी दुख आते हैं वो एक्सपेक्टेशन की वजह से आते हैं। यानी कि आपकी कामना है या आपका किसी के किसी भी तरफ कोई भी व्यक्ति है कि हाँ हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा बिहेव करेंगे। बच्चे हैं तो उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। जैसे ही वो एक्सेप्ट जो भी हम कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे दुख आ जाता है। यहाँ तक कि अपने आप से भी अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि काश मैं टाइम पे ये कर लूं, काश मैं ये बना लूं, काश मैं ये कर लेता, तो वो काश काश के बजाय जो आप खुद से एक्सपेक्टेशन करें, अगर वो पूर्ण नहीं हो पाया तो दुख आता है। एकमात्र कारण। तो उस एक्सेप्टेंस को लेके आना है, एक्सपेक्टेशन को हटा देना है। बहुत आसान सा सूत्र। किसी से भी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद जो है, वो इस तरीके की नहीं रखनी जो प्रैक्टिकल ना हो। जैसा जो है उसे एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और चीज, एक और प्यारा सा कोट है। Ships doesn't sink because the water around them. Ships sinks because of the water that gets in them. Don't let water, what's happening around you, get inside you and weigh you down. एक योगी का पर्सपेक्टिव। यहाँ पे दो इमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्यारे से कमल की और एक है बोट की। ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। कमल कीचड़ में होता है, ठीक है, फिर भी ऊपर उठा हुआ होता है। यानी कि आप किसी भी स्थिति में हो, पर जब आपके अंदर खिलने की क्षमता है, ऊपर उठने की क्षमता है और पूरी दुनिया को कुछ देने की क्षमता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कमल के साइड में उसके जो पत्ते हैं उसके ऊपर बूंद है, वो बूंद उस पर टिकेगी नहीं, गिर जाएगी। चिकना पत्ता होता है। एक योगी का जो मन होता है, एक योगी की जो अवस्था होती है, वो इसी की तरीके से होती है। कोई दाग लगा और ऐसे साफ, कोई चीज आई पर वो टिकेगी नहीं, आप उसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। संसार को आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। वो आपकी सतह पर लग सकता है पर आपके अंदर नहीं जाएगा। कमल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आप संसार